अच्छा, अब हम लोगों ने ना एक न्यू टूल अपने पास इंस्टॉल करना है, वो है नोड जेएस। डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड है। अच्छा, यहाँ पर जो फोकस करने वाली चीज़ है वो ये है कि उन्होंने पूछा कि भाई आप विंडोज़ करना चाह रहे हैं, ये तो हमें सबको पता है कि भाई मेरे पास विंडो है, लिनक्स है, मैं उस लिहाज से कर लेगा। एफ एन एम बेस्ट है। ये जो है ना वरियन, और वरियन के साथ यहाँ पर दो दिए, एल टी एस और करंट। दो वेरिएंट मौजूद है, एक एल टी एस है और एक करंट है। तो हम लोग जो एल टी एस में लेटेस्ट है ना, जैसे यहाँ पर एल टी एस में लेटेस्ट है 20.18, 20.18.0, हम लोग ये इंस्टॉल करेंगे। एल टी एस का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। मतलब ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसे डेवलपर्स ने टेस्ट कर लिया और उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ इसमें कोई एरर नहीं है। जो करंट वेरिएंट है वो अभी बीटा हालत में मौजूद, बीटा स्टेट। बीटा स्टेट का मतलब है कि आप लोग एज ए डेवलपर उसको यूज करो और टेस्ट करो, और जिन सॉफ्टवेयर डेवलपर ने नोड जेएस बनाया उनको रिव्यू दो कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है जब मैं इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। तो चूंकि अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि एल टी एस जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट डेटा है जो ऑलरेडी टेस्टेड है उसे यूज करें। ये डाउनलोड करने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, जैसे नॉर्मली हम लोग इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल हो जाए। कोई ऐसी इंस्टॉल करने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंस्टॉल हो गया या नहीं? सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर जाकर लिखेंगे नोड डैश, ये नोड का वेरिएंट बता, वो आपको नोड का वेरिएंट बता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है 20.17, आपका 18 है। उसके बाद नोड, सॉरी नोड एन पी एम डैश बी 0.8, नोड पैकेज मैनेजर। जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट डेवलपर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाकर रख देते हैं ताकि हमारा काम इजीली हो जाए, हम लोग अपना काम इजीली कर। वो पैकेजेस बनाकर छोटे छोटे जो काम हैं वो करके सेट कर देते हैं। जो एक लाइब्रेरी कहलाता है या पैकेज कहलाता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके रख एनपीएम पर, नोड पैकेज मैनेजर, ताकि हम उन्हें यूज करें और उनको यूज करके डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकें। अब वो क्या है क्या नहीं वो भी आज का सर डिस्कस करेंगे। ऐसे तो अब एक और टूल हम इंस्टॉल करेंगे एनपीएम के थ्रू, वो है सर्च। सर्च होस्टिंग सेलेक्ट करेंगे तो स्टैटिक वेब पब्लिशिंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर, एनपीएम इंस्टॉल, मतलब सर्च की वेबसाइट पर गया, उन्होंने मुझे यहाँ पर एक कमांड दे दी, एनपीएम इंस्टॉल डैश डैश ग्लोबल सर्च।
अच्छा, एनपीएम का तो हमें पता लग गया कि भाई एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर है। इंस्टॉल का मतलब है कि भाई ये एक ऐसा पैकेज है जो एनपीएम की वेबसाइट पर पब्लिश है, मैं एनपीएम के साथ उसे इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ अपने सिस्टम। ऐसा पैकेज जो हमारे पास एनपीएम की वेबसाइट पर या एनपीएम के जो एप्लीकेशन है वहां पर पब्लिश है और मैं इसे यूज करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद डैश डैश ग्लोबल का मतलब है कि मैं इसे अपने पूरे सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। एनपीएम के साथ जब हम कोई सिस्टम या कोई पैकेज या कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो वो दो तरह से इंस्टॉल होता है, या आपके किसी स्पेसिफिक फोल्डर के लिए या ग्लोबल। स्पेसिफिक फोल्डर का मतलब क्या है कि जैसे मेरे वीएस कोड में इस वक्त क्लास 4 का फोल्डर ओपन है, अगर मैं ग्लोबली हटा दूंगा तो सर्च सिर्फ इसी में इंस्टॉल होगा और इसी में काम आएगा। सिर्फ एक ही वेबसाइट डिप्लॉय कर सकता हूँ मैं, अगली दफा मुझे दोबारा से सर्च इंस्टॉल करना पड़ेगा उस अगली वेबसाइट के लिए, फिर उससे अगली के लिए दोबारा। मैं चाहता हूँ कि जब मैंने करना ही है बार बार डिप्लॉय तो मैं एक ही दफा ग्लोबली कर दूँ और पर सर्च। तो पैकेज नेम एनपीएम से मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, पूरे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ क्या, सर्च। प्रेस किया, फिर वो इंस्टॉल करना शुरू हो, ये इंस्टॉल हो रहा है। तब डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर हम ये कमांड लिख के एंटर करें। नहीं, पहले वाला वैसे सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट डबल क्लिक करके नेक्स्ट। अच्छा जी, अब क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है कोई एक स्पेसिफिक, अब सर्च तो मेरे पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, लेकिन मेरी जो वेबसाइट है वो पूरे सिस्टम में नहीं पड़ी, वो किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में पड़ी है। तो अब मुझे स्पेसिफिक फोल्डर में जाकर सीएमडी ओपन करनी है। जहाँ पर मेरे स्टाइल और टेक्स्ट और स्टाइल की बात पर यहाँ पर पाथ आ रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और फिर करूंगा तो वो इसी फोल्डर में मेरी सीएमडी ओपन। अगर मुझे ऐसे नहीं ओपन करनी तो फिर मुझे वो सीडी लगाकर एक एक करके फोल्डर में आना पड़ेगा, वीडियो डायरेक्टरी बड़ी थी ना वैसे। आसान तरीका ये है कि हम उस फोल्डर ओपन कर लें, ऊपर टॉप पर जाएं, सीएमडी लिख लें, ओपन कर। तो सबसे पहले तो हमें सर्च लॉगिन करना पड़ेगा। सर्च लॉगिन, पासवर्ड, सर्च लॉगिन और पासवर्ड। लॉगिन एज, ये जो मैंने जीमेल ऊपर अपने
अब हम लोगों ने किया है, सबसे पहले नोड.js इंस्टॉल किए, फिर नोड.js इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि क्या नोड.js सही तरह इंस्टॉल हुआ है या नहीं। वो कैसे चेक किया है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की और node-v और npm-v, ये कमांड दोनों node-v और npm, इससे हम लोगों ने चेक किया कि क्या नोड और npm सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। वो नोड के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। क्या चीज इंस्टॉल कैसे करना है, क्या चीज सर? सर्च इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमें कमांड लिखनी है जो हमें सर्च की वेबसाइट से मिले, npm install dash dash global dot search dot sh पे जाएंगे और वहाँ से हम लोग इसे सर्च डॉट sh पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें कमांड मिल जाएगी और उसे डाउनलोड कर। वरना अगर हमें कमांड चाहिए तो npm i dash g और सर्च, ये कमांड भी वही काम कर रही है और ये शॉर्ट हैंड है उसी कमांड। वाईफाई का पासवर्ड वो आपको लगवाना पड़ेगा वहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अब हम लोगों ने लॉगिन किया, सर्च स्पेस लॉगिन के बाद लॉगिन किया और मुझे उन्होंने ईमेल भी सेंड कर दिया। अभी मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ गया है और सर्च CDN, hey learn with abur@gmail, welcome to search. Search is the best way for front-end developer to put HTML5 application into production. Please verify your email. Get started. अच्छा, अब जिस फोल्डर में आप लोगों की वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हैं, वहां जाने के बाद वो फोल्डर ओपन करने के बाद हम लोग लिखेंगे सर्च और एंटर प्रेस कर। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर पड़ा है। लोकल ड्राइव ई, उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स और क्लास 4 में इसके अंदर भी कोई है या नहीं, मैं कहूँगा यही है। डोमेन यही या कोई और आप अपनी मर्जी से चूज करना चाह रहे हैं। अब अगर तो यही अवेलेबल हुई तो वो ये दे देगा, अगर जो हम लोगों ने चाहा वो अवेलेबल हुई तो वो हमें असाइन कर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि abur.search.sh मुझे चाहिए, तो वो अवेलेबल है या नहीं वो डिपेंड करता है।
अगर वो अवेलेबल है तो वो हमें असाइन कर देगा, वरना वो यही असाइन कर देगा। पब्लिश टू कॉपी और तो ये हमारा एक लिंक आने का इनकम डॉट सर्च डॉट। नहीं नहीं, ये डोमेन बन गई, ये आप कहीं भी इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन पर, ये कहीं पर। अब नेक्स्ट असाइनमेंट जो हमारी होगी वो मुझे आपने ये लिंक ही सबमिट करवाना है, फाइल्स नहीं आएंगी। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ कि हमें सर्च कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें नोड जेएस डाउनलोड करना है। नोड जेएस का क्या काम है, वो जो जावास्क्रिप्ट की बनी हुई एप्लीकेशंस हैं उन्हें सिस्टम में चलाने के लिए इस्तेमाल हो। जब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई गई थी, मैंने आप लोगों को इसकी थोड़ी सी बताई थी, कि नेटस्केप ब्राउजर करके, नेटस्केप एक कंपनी थी, ब्राउजर था नेटस्केप, उसमें एक डेवलपर काम करता था ब्रेंडन आइक, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई थी नेटस्केप ब्राउजर के लिए। तो वो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी वो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के अंदर चल सकती, ब्राउजर के बाहर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। 2008 में के बाद नोड जेएस डेवलप हुआ है, और डेवलप करने का मकसद ये था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउजर के बाहर भी एग्जीक्यूट हो सके। बाहर भी एग्जीक्यूट हो सकेगा क्या मतलब है, नोड, और अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोड, मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा तो वो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे। अब ये मैं अपने टर्मिनल में ब्राउजर के बाहर चला रहा हूँ। अब ये मेरा जो टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट है, ये मेरा ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर का मतलब है गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ब्रेव, ओपेरा। अब ये सीएमडी है, ये मेरा ब्राउजर नहीं है। अब चूंकि ये मेरा ब्राउजर नहीं है तो, और मैं जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अब जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउजर के बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ। वो क्यों यूज़ कर सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ नोड। या इसी तरह अगर मैं कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूँ, उसका कोड मैं जावास्क्रिप्ट के सॉरी ब्राउजर के बाहर भी एग्जीक्यूट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास नोड जेएस इंस्टॉल है मेरे से। जब आप लोग भी इंस्टॉल कर लोगे फिर आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद मैं अभी इसको एग्जिट कर दिए। अब जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन है ना, जैसे जो एनपीएम पर डिप्लॉयड है, जितनी भी एनपीएम पर हमारी एप्लीकेशन है वो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट से बनी। दोनों बेस पर एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट की क्या हिस्ट्री है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पर पहुंचेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। लेकिन अभी के लिए दोनों एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो टाइपस्क्रिप्ट है वो उसका जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। तब टाइपस्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सपोर्ट, या डेटा टाइप्स, और इस तरह की और डिफरेंट चीज़, इनम्स हो गए, जेनेरिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में मौजूद है। लेकिन जो भी टाइपस्क्रिप्ट का कोड है पहले हम उसे जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करते हैं या कंपाइल करते हैं, और एग्जीक्यूट हम जावास्क्रिप्ट ही करते हैं। डायरेक्ट हम लोग टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एट द एंड हमें एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट ही करते हैं। ब्राउजर भी जावास्क्रिप्ट ही समझ रहे हैं, और ब्राउजर के बाहर जो नोड बना है वो भी जावास्क्रिप्ट ही समझ रहे हैं। टाइपस्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स की आसानी के लिए बनाई गई।
माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी सबसे पहले अपने इंटरनल यूज़ के लिए, कि हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमारे डेवलपर के लिए आसानी हो, वो टाइप सेफ एप्लीकेशन बना सके। लेकिन फिर बाद में उन्होंने पब्लिक कर दी, हर कोई सी। क्या कैसे करना, वो तो नोड में से है, नोड में जाते हैं और हम लोग दूसरी क्लास थी पे डिप्लॉय कर लें। अच्छा, क्योंकि एग्जीक्यूट हमारी जावास्क्रिप्ट ही हो रही है, टाइपस्क्रिप्ट हमने अपने डेवलपर की आसानी के लिए बनाई है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट ही चला रहे हैं यहाँ पे। अब जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशन हैं या पैकेजेस हैं या लाइब्रेरीज हैं जो दूसरे डेवलपर की आसानी के लिए बनाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें जावास्क्रिप्ट में किसी यूज़र से इनपुट लें, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग ये HTML CSS के टैग्स यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल जावास्क्रिप्ट में अगर हमें किसी यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए एक हमारे पास लाइब्रेरी है इंक्वायरर। ये इंक्वायरर करके लेते हैं। अब इस इंक्वायरर कोड इसके गिटहब रेपोजिटरी पर मौजूद है। तो यहाँ पर ना उन्होंने डिफरेंट फाइल्स दिखा रहा है। गिटहब का एक फ़ायदा ये भी है कि लास्ट कमिट कब हुआ था वो भी हमें डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे ये 10 आवर्स अगो और 3 वीक्स अगो, सबसे पुराना 4 ईयर अगो और सबसे पुराना 4 ईयर अगो ये। अब अगर हम लोग ये मान के चलें कि भाई इसको ये लाइब्रेरी बनाने के लिए 1 साल लगा, लेकिन आगे मेंटेन कर रहा है तो चल रही है लाइब्रेरी, तो सबसे पहले हम किसी भी अगर प्रोजेक्ट को बना रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए तो पहले 1 साल यूज़र के इनपुट के लिए कोड लिखेंगे, फिर बाकी एप्लीकेशन का कोड बनाएं। तो उससे बेहतर यह है कि चूंकि यूज़र से इनपुट लेनी ही लेनी है, तो डेवलपर्स ने क्या किया है कि एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी बना दी है डिफरेंट डेवलपर ने, और वो फिर उसको यूज़ कर कार्ड निकालने से। अच्छा, अब वो क्योंकि एक लाइब्रेरी बन गई है तो डिफरेंट डेवलपर उसे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने एनपीएम की वेबसाइट पर मेंशन भी किया हुआ है वायरल, और वीकली डाउनलोड्स कितने हैं इसके, ये उसके वीकली डाउनलोड, ये इतने लोग उसको वीकली डाउनलोड कर रहे हैं तकरीबन। ये सामने ग्राफ बना हुआ है कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन स्टिल एवरेज ये चल रही है, ये जो नंबर आ रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बने हुए हैं। कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली हमारे इस्तेमाल के लिए बने, जैसे इंक्वायरर है, इंक्वायरर से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या इंक्वायरर में हम लोग उसका कुछ यूज़ नहीं कर रहे, तो गिटहब से हम कोड डाउनलोड करते हैं और अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर लेते हैं। और सर्च में क्या है कि सर्च में हम उनका क्लाउड का जो भी सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर हम अपने कोड को पुश कर रहे हैं, जहाँ से हम हर टाइम एक्सेस कर सकते हैं कोड को, वो उनका क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए एक पैकेज बनाया है, CLI पैकेज, जो सर्च के नाम से मौजूद है। अब हमने उसको इंस्टॉल कैसे किया है, npm इंस्टॉल डैश डैश ग्लोबल और सर्च। इंस्टॉल करने के बाद फिर मैंने उसे लॉग इन किया, सर्च लॉग। लॉग इन करने के बाद फिर मैं उसे करूँगा, जो भी वेबसाइट मैंने डिप्लॉय करनी है उस फोल्डर में जाकर सर्च एंटर कर, सर्च प्रेस, सर्च और एंटर प्रेस कर। और अब उसने मुझे पहले बताया कि भाई आप किस जीमेल के साथ लॉगिन हो,
या कौन से अकाउंट के साथ। और उसके बाद क्या आपका यहीं पर आपकी फाइल मौजूद है HTML CSS जी। ठीक है, अब वो सर्च कर रहा है कौन से डोमेन अवेलेबल। अगर डोमेन नेम चेंज करना है तो बस यहाँ पर जाके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MIT क्लास H8 प्रेस करता हूँ तो फाइल्स, दो फाइल है 2.2 MB की। अपलोड कर रहे हैं उसके बाद CDM इंक्रीज कर रहा है उन्हें फाइल्स को और सर्टिफिकेट इशू करके और इस डोमेन पर पब्लिश कर दिया, हमारी वेबसाइट में से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। जी जी। जब बैकएंड की वर्किंग होगी फिर हम वेबसाइट पर मूव करें, फिर इसके ऊपर बैकएंड नहीं वर्क करें, सिर्फ सिर्फ क्लाउड। अच्छा, अब एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है सर्च पे जब हम वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं, जो पिछले दिनों को एक दो क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर अगर मेरी पिक्चर डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है और मैं डॉट डॉट करके उस पिक्चर का पाथ लगा रहा हूँ तो मेरी पिक्चर तो मुझे नजर आ रही है लेकिन गो लाइव में अक्सर प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि पिक्चर उसी फोल्डर में मौजूद नहीं। अब अगर हम लोग सर्च को देखें तो सर्च को मैंने क्या कहा है कि भाई जो क्लास 3 है वो डिप्लॉय कर। उसने कहा कि भाई क्लास 3 में दो फाइल्स हैं। अब दो फाइल्स कौन सी है, अभी हम लोग यहाँ से क्लास 3 फोल्डर में जाके देख भी लेते हैं। दो फाइल्स, एक इंडेक्स की और एक वीडियो सेम आइटम। दो फाइल हैं, उसका साइज ये है। उसने दोनों फाइल अपलोड कर। अब अगर मेरी पिक्चर या वीडियो किसी और फोल्डर में मौजूद है तो वो सर उस फोल्डर में जाकर वो फाइल अपलोड नहीं करेगा। सर सिर्फ वही फाइल अपलोड करेगा जो इस फोल्डर में मौजूद है। और अगर वो पिक्चर या वीडियो इस फोल्डर में मौजूद नहीं होगी तो वो उसे स्किप कर देगा और हमारे पास वहां शो नहीं होगी। जी जी। अब जो हम लोग काम करेंगे वो ये लिंक है जहाँ पर जैसे जो लास्ट टाइम आपको गूगल फॉर्म शेयर किया था उसी तरह का गूगल फॉर्म में शेयर कर दूंगा। इस दफ़ा जो गूगल फॉर्म पे लास्ट पे था ना कि अपडेट जिप फाइल, सॉरी अपलोड जिप फाइल, वहाँ पर ये लिंक आप लोगों ने मेंशन कर, मैं इनपुट में अपडेट करके आपको शेयर। जो हमारी असाइनमेंट थी माई सेल्फ ऐसे वाली काइंड ऑफ, वही हम लोग करें। अच्छा, माई सेल्फ ऐसे तो हम लोगों ने एक पेज में माई सेल्फ ऐसे दो पेजेस थे गालमन। इस दफ़ा एक न्यू पेज ऐड करेंगे जिसपे हम पूरा इनपुट फॉर्म बनाएं। नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइमिंग अभी के लिए हम लोग नहीं उसको इतना फोकस करेंगे। जो टेक्स्ट के स्टाइल पड़ा है वो हम लोग देख लेंगे, तो वो अप्लाई कर देंगे कि अगर हमें फॉन्ट कलर और चीज़ें चेंज कर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और जो इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ है वो हम लोग यूज़र से रिक्वायर करते हैं। उसी पेज के साथ ही तीन पेजेस में अटैच करके और ऊपर टॉप पर एंकर आ जाए होम, सॉरी होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। हम लोगों ने लास्ट टाइम असाइनमेंट क्या की थी, दो पेजेस बना के माई सेल्फ ऐसे या एक पोर्टफोलियो एप्लीकेशन टाइप कुछ बनाया। तो सबसे पहले आ गया होम एक पेज, दूसरा आ गया अबाउट अस, अब एक तीसरा हमें बनाना है कॉन्टेक्ट अस के नाम से। पैंतालीस को और इधर से निकालना। ठीक, तो फिर 2 मिनट के लिए लॉक करना है, लॉक करके तब भी खोल के निकल जाए। हाँ ठीक है। क्या चीज़?
अच्छा, अगर पावर शेल का पूछा है फिलहाल के लिए इसे नो कर दो। दिखाओ। नोड डैश भी। अच्छा, नोड स्पेस माइनस वी है, ये कंफ्यूजन होगी, मैंने भी शायद तो मिस कर दिया। नोड स्पेस माइनस वी, इसी तरह एनपीएम स्पेस माइनस वी। नोड स्पेस माइनस या हाइफन जिसे हम बोलते हैं, और इसी तरह एनपीएम स्पेस हाइफन वी। यहां तक